तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में वी विल टॉक अबाउट द, सबसे पहले तो एक छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। हमने अभी लास्ट चैप्टर में एनिमल किंगडम कंप्लीट किया था। आपके सारे के सारे जो एनिमल्स थे दैट इज कम्स इनटू एनिमेलिया। एनिमेलिया में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पे आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सब है मल्टी सेलुलर। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन एनिमेलिया। आपने इससे पहले जितने भी फाइलम आपने जितने भी किंगडम्स पढ़े थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और आपके प्लांटी, चारों किंगडम्स में एक्सेप्शंस थे। वहां पर आपके यूनिसेलुलर देखने को मिले। लेकिन आपके एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आए, सबसे सिंपलेस्ट आपका एनिमल्स थे स्पंजेस, जो आपके पॉरीफेरा में आपने देखने को मिले थे। उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन वो भी सारे के सारे मल्टी सेलुलर थे। यानी यहाँ कोई भी आपका यूनिसेलुलर देखने को नहीं मिलता। इज इट क्लियर? पहले वाली पॉइंट समझ में आया? ये आपके कैसे हैं? एक्सक्लूसिव हैं। देयर इज नो एक्सेप्शंस, देयर इज नो एक्सेप्शंस। यहाँ पे कोई आपको एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। सारे के सारे कैसे हो गए? आपके मल्टी सेलुलर हो गए, नो यूनिसेलुलर। यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये चीज हमने एनिमल किंगडम में साफ साफ शुरुआत में देखी थी। आपने जब एनिमल किंगडम को देखा था तो यहाँ पर आपने जो ऑर्गेनाइजेशन देखा था वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सेलुलर लेवल था। सेलुलर लेवल के बाद आपने जो दूसरा देखा था दैट इज टिश्यू, टिश्यू लेवल। देन इसके बाद आपने अगला देखा था टिश्यू लेवल के बाद आपका ऑर्गन, और लास्ट आपने देखा था ऑर्गन सिस्टम। ये आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। सेलुलर लेवल आपने जो देखा था ये देखा था आपके पॉरीफेरा के अंदर। ये आपको पॉरीफेरा में देखने को मिला सिर्फ। एंड देन उसके बाद आपका टिश्यू लेवल आ गया था। यानी कि आपकी जो सेल थी, उनका ओरिजिन, उनका फंक्शन, उनकी शेप एक सी हो गई और वो एक काम ही करने लगे। उन्होंने आपस में मिलकर एक टिश्यूज बना दिए, दे फॉर्म आर टिश्यूज। और ये टिश्यू आपको किस में देखने को मिले थे? ये देखने को मिले थे आपको नाइटेरिया में और टीनोफोरा। इन दो आपको फाइलम के अंदर नाइडेरिया और टीनोफोरा में टिश्यू लेवल देखने को मिला था। फिर टिश्यूज ने आपस में मिलकर सेम काइंड के ऑर्गन्स बना लिए, जो आपको देखने को मिले थे ऑर्गन लेवल, दैट इज प्लैटी में। प्लैटी हेलमिन्थ में आपको ये चीज देखने को मिली थी। प्लैटी हेलमिन्थीज में आपको एक चीज और देखने को मिली थी, जहां मैंने बताया था कुछ ऐसे थे प्लैटी हेलमिन्थीज जिनमें आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है, कुछ के अंदर, सब में नहीं था। और बाकी आपके जितने भी थे फाइलम, रेस्ट फाइलम, सब में आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला था। यहां तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब चीजें आपने पहली क्लासेस में देख रखी थी। इज इट क्लियर? अंकिता, आराधना, प्रभजोत, झनक, वर्षा, आशीष, इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। यस। है ना? ये हमने एक पुरानी चीज देखी जो हम पहले पढ़कर आए थे। अब आपके टिश्यूज क्या है? यहाँ पे आपको जो पढ़ना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑनली अबाउट दिस। सिर्फ टिश्यूज के बारे में समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है? टिश्यूज क्या है? टिश्यूज की जब आप बात करते हो तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू दैट इज अ टिश्यू, आप सभी जानते हो आपकी सेल्स जो होती है, जो फंक्शंस में ओरिजिन में सेम है, वो आपस में मिलकर एक सेम काइंड का फंक्शन करने लगती है और एक टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, दैट इज। तो टिश्यू क्या है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, similar cells having a specific function, having a specific function and origin. Specific function and origin, जो आपके function और origin में same है, that is called a tissue. ठीक है? That is, इसे आप टिश्यू बोलते थे। अब ये होते क्या है देखो, इसको समझना एक डायग्राम है। एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसमें आपको यहाँ पे क्लियर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो, आपके
जो सेल्स होती हैं सेम काइंड की सेल्स, मैंने क्या बताया, जो फंक्शन में और ओरिजिन में सेम है। सपोज करो ये सेल, ये सेल, ये सेल्स है, दीज आर द सेल्स, दीज आर सेल्स जो आपके यहाँ पे ये प्रेजेंट्स है। ठीक है, ये वो सेल्स है, दीज आर, ये सब सेल्स हैं आपकी। ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स आपके ओरिजिन ऑफ फंक्शन इनमें सेम है। ठीक है, ओरिजिन में सेम है, फंक्शन में सेम है, और स्ट्रक्चर में सेम है। ठीक है, ये सेल्स जो आपस में ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर में सेम है, इन्हीं को आप क्या बोल रहे हो? दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इनको आपने क्या कहा? टिश्यू का। साथ में यहाँ पर इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है कुछ फ्लूइड, कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस। दे हैव सम फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंसेस, जो इनमें बीच में प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ दिखा दिया व्हाइट कलर से मैंने दिखा दिया। ठीक है, ये वो आपका ग्राउंड सब्सटेंस है जो मैं व्हाइट कलर से यहाँ दिखा रहा हूँ, बीच में प्रेजेंट है सेल्स के। ठीक है, दैट इज अ, इसको आप क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, क्योंकि सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरसेलुलर। ये वर्ड हमने पहले भी यूज किए हुए हैं, इंटर, इंट्रा, ये हमने जब प्लांट्स में एनाटॉमी देखी थी तो वहां पे यूज करे थे। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है ये एक्चुअल में फ्लूइड होता है, दैट इज अ फ्लूइड जो आपकी सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। इसको भी आप किसमें इन्वॉल्व करते हो? दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टिश्यू। इसको भी आप टिश्यू में इन्वॉल्व करते हो, ये भी आपका टिश्यू है, और ये फ्लूइड है तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? दैट इज कॉल्ड टिश्यू। ये वाली बात समझ में आई? इज इट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? यस सर। ओके आराधना, प्रभजोत, अंकिता, जनक, वर्षा, तुम लोगों को समझ में आई वाली बात? I have discussed that आपके जो animals हैं that are multicellular, there is no exception. As we know that the porifera is the simplest animal and that will contain sponges, which is only made up of cells, but it is also multicellular. But now there is a statement which is said that आपके animals जो हैं वो unicellular भी हैं और multicellular भी हैं. Yes, Avinash. Now justify this one. मैं ट्राई कर सकता हूँ कुछ? हाँ, sure. लाइक सर एनिमल्स कैन बी यूनिसेलुलर, तो आई थिंक कोई भी एनिमल हो वो सिंगल मतलब एक टाइप का सेल से बना है, और कुछ एनिमल्स है जो कि बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के सेल से बने। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट? जो तुम बोल रहे हो कुछ एनिमल्स हैं जो आपके यूनिसेलुलर है और कुछ एनिमल्स आपके मल्टीसेलुलर है, कोई ऐसा एनिमल बता सकते हो जो आपका यूनिसेलुलर? सर लाइक स्पॉन्जेस है तो वो उनके सारे सेल्स सेम ही होते हैं, राइट? दे हैव अ सेम सेल, बट यस है तो काफी सारी सेल्स, अ लॉट्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। आपने वहां सेल डिफरेंशिएशन देखा था ना कि नहीं देखा था बेटा? हमने जब स्पंजेस देखे थे तो स्पंजेस में आपने सेल डिफरेंशिएशन देखा था। स्पंजेस की मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये आपने वहां पे देखी थी, इस तरह की कैविटीज, छोटे छोटे पोर्स थे, दे हैव सम पोर्स। ठीक है, इन पोर्स को आपने क्या नाम दिया था? पोर का नाम क्या था बच्चे? कौन बताएगा? राइट, दैट वाज ऑस्टिया, है ना? ये छोटे छोटे पोर्स थे, दैट इज ऑस्टिया, जिसके थ्रू वाटर अंदर जा रहा था, और ये कैविटी थी अंदर, दैट इज कॉल्ड स्पंजोसील। ठीक है, तो आपके ऑस्टिया बनाने वाले सेल्स अलग हैं सेल ही जो आपके ऑस्टिया बना रहे हैं। फिर एक आपका बड़ा सा ओपन माउथ था जिसको आपने कहा ऑस्कुलम, दैट इज योर ऑस्कुलम, जिससे आपका सारा वाटर वेस्टेज को लेके बाहर निकलता था। वाटर आउटलेट, दैट्स द आउटलेट जिससे वाटर बाहर निकल रहा था। ठीक है, दैट इज द इनलेट जिससे वाटर अंदर जा रहा था कैविटी में, दैट इज स्पंजोसिल कैविटी। और फिर आपने सेल्स देखे थे यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वाइनोसाइट्स जो आपके कॉलर बोन्स थे, याद आया? जो आपके स्पंजोसिल्स की लाइनिंग बनाते थे, यहाँ पे बनाए थे मैंने इस तरह से। गॉट इट? अविनाश, आराधना, शिल्पा, अंकिता, आशीष, वर्षा, सभी को बात समझ में आ रही है? प्रभजोत, यस सर। है ना? दैट इज राइट। हाँ अविनाश, सर प्रोटिस्टा हो सकते हैं क्या? उनको भी लाइक हम लोग एनिमल जैसे ही ट्रीट करते हैं। अब आया ना? दैट इज, तब मुझे मजा आता है, अब लगे ना तुमने, अब सही पे आए, अब थोड़ी ट्रैक पे पकड़े तुम।
ठीक है, चलो हम अब इसी लाइन पे आ रहे हैं। फिर आप समझना, देखो बस कुछ नहीं है, बस दिमाग में रखने वाली बात है ये। आपके जो एनिमल्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हैं और ये आपके मल्टीसेलुलर भी हैं, दैट इज बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे पॉरीफेरा आपको मैंने दिखाया स्पंज, तो ये तो बेटा आपका क्या है, मल्टीसेलुलर है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स हैं बस। देयर इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्स, इट इज ओनली मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन ये सेल्स डिफरेंशिएटेड थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। ये यही काम कर रही थी, सारा जो कर रही थी, अलग अलग पार्ट बना के। ठीक है, ये मैंने बताया कॉर्नोसाइट। मैंने कहा अभी तक क्वाइनोसाइट जो होते थे, ये आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉलर बॉन्ड सेल्स होते थे, आपकी स्पंजोसील को क्या करते थे, लाइनिंग बनाते थे उसकी चारों तरफ। अब समझना, अंडरस्टैंड दिस थिंग जो तुमने मुझे बोला। देखो अगर एक, समझना, अगर आप एक जूलॉजिस्ट की नजर से देखोगे, कोई एक पर्सन है, जैसे मैं जूलॉजिस्ट सपोज को, मैं एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता हूँ, तो भाई मेरे लिए प्रोटिस्टा भी जो थे, प्रोटोजोआ, वो भी मेरे लिए एनिमल ही है, मैं उनको भी एनिमल कंसिडर करूंगा। यहाँ पे यूनिसेलुलर की बात हो रही है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ये प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, जिसको आपने प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया था। एक अगर आप एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो प्रोटिस्टा आपके यूनिसेलुलर थे, दैट वाज यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और प्रोटिस्टा के अंदर आपने फिर प्रोटोजोआ, क्या सारे के सारे जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उन सबको प्लेस कर दिया था, इकट्ठा सारा उठाया यूकैरियोट जो यूनिसेलुलर है और डाल दिया प्रोटिस्टा के अंदर। तो क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके सारे के सारे एनिमल्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर। लेकिन एक जूलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, तो आपके यहाँ पे यूनिसेलुलर फिर क्या हो जाते हैं, प्रोटोजोआ भी हो जाते हैं। बात समझ में आई? अविनाश, आराधना, शिल्पा, प्रभजोत, अंकिता, वर्षा, आशीष, सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अविनाश, अंकिता, ठीक है, ठीक है अविनाश, शिल्पा, सभी को ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लीज टेल मी, मैं इसको फिर से बताऊंगा। ओके जनक, चलो अब इस चीज को मैंने जो बताया उसको समझ। मैंने कहा यहाँ पे दो पॉइंट्स ऑफ व्यू बोले, एक जूलॉजिस्ट का बोला कि भाई जो सिर्फ एनिमल्स के ऊपर स्टडी कर रहा है उसको क्लासिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए पहले एक बार आपको प्रोटिस्टा देखना होगा। आपने जब प्रोटिस्टा को पढ़ा होगा तो प्रोटिस्टा के अंदर आपने कुछ क्लासेस पढ़ी होगी। सबसे पहले क्लास थी आपकी क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट में आपके आए थे डायटम्स और आपके डायनोफ्लेजेलेट्स। ये चैप्टर आपका पेपर में आ रहा है क्या? सर डेस्मिड्स। हाँ सॉरी सॉरी, डेस्मिड, यार मैं डायनोफ्लेजेलेट्स कहां से बोल, राइट, डेस्मिड। ये पेपर में आ रहा है क्या आपको? यस सर। बस तो ठीक है, फिर अच्छे से समझ लो। ठीक है, इस चार्ट को समझ लो, कहानी खत्म प्रोटिस्टा की। आपके क्राइसोफाइट्स थे, सबसे पहली क्लास थी। ठीक है, फिर आपके इसके बाद दूसरी क्लास आई, दैट इज डायनोफ्लेजेलेट्स। ये आपके दूसरे थे क्लास। फिर इसके बाद तीसरी क्लास बनी आपकी, दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, सॉरी यूग्लेनॉइड्स, नॉट स्लाइम मोल्ड्स, दैट इज यूग्लेनॉइड्स। फिर आए आपके स्लाइम मोल्ड्स, नेक्स्ट क्लास थी स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास। एंड देन उसके बाद आपकी लास्ट क्लास थी, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम था जिसमें आपको शुरू में प्लांट जैसे कैरेक्टर देखने को मिले थे, विच हैव प्लांट लाइक कैरेक्टर अर्लियर, लेकिन बाद में इनके अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो हो गए इनके एनिमल्स जैसे। वो कैरेक्टर कैसे हो गए, एनिमल जैसे हो गए थे। समझे बात? स्टार्टिंग में कैरेक्टर कैसे थे, प्लांट जैसे थे, जैसे कि क्राइसोफाइट और डायनोफ्लेजेलेट्स। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इनमें क्या थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी। क्राइसोफाइट में आपके डायटम्स थे तो इनकी सेल वॉल थी सिलिका की, दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती थी। डेस्मिड में आप देखोगे तो यहाँ सेलुलोज को आपको देखने को मिला था। ऐसे आपके डायनोफ्लेजेलेट, डायनोफ्लेजेलेट में सेल वॉल थी सेलुलोज की। तो सेलुलोज की सेल वॉल हो तो ये आप सभी जानते हो प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दैट इज। दूसरा, आपके ये डायटम्स हो या डेस्मिड्स हो या डायनोफ्लेजेलेट्स हो, ये सब कैसे थे आपके, दैट इज फोटोसिंथेटिक थे। ये भी एक प्लांट का कैरेक्टर था, दैट इज आल्सो फोटोसिंथेटिक, एंड दिस इज आल्सो फोटोसिंथेटिक।
तो यहाँ पे ये शुरू में प्लांट जैसे इनमें क्या बने, प्लांट जैसे लिविंग्स बने, फिर इनमें डेवलपमेंट हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और फिर बने इनमें यूग्लिनॉइड्स जो आपके मिक्सोट्रॉपिक थे। ये ऑटोट्रॉप्स भी थे और आपके हेटरोट्रॉप्स भी थे। इसमें आपका आ गया था यूग्लिना। ये दोनों तरह से न्यूट्रिशन ले रहा था। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, दोनों ही तरह से न्यूट्रिशन ले रहा है। प्लस यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट हो गई, यहाँ सेल वॉल आपकी एब्सेंट है। और ये कैरेक्टरिस्टिक एनिमल का था कि जहां पे सेल वॉल नहीं थी। इनमें क्या थी, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी जो थी पेलिकल की बनी, पेलिकल की सेल मेम्ब्रेन थी। डन। अब इसके बाद आपके स्लाइम मोल्ड पे आ गए। स्लाइम मोल्ड आपके कैसे हो गए, हेटरोट्रॉप्स हो गए। और हेटरोट्रॉप आपका एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक था। और दूसरा सेल वॉल यहाँ पर भी एब्सेंट, ये भी यहाँ एब्सेंट। और लास्ट आपके प्रोटोजोआ आ गए जो आपके पूरी तरह से हेटरोट्रॉप्स थे, ये भी आपके हेटरोट्रॉप्स थे। और देन सेल वॉल भी यहाँ पर एब्सेंट। तो इसीलिए जब मैम ने आपको ये चीज पढ़ाई हो तो आपको ये बात शायद बताई हो कि प्रोटोजोआ को प्रिमिटिव एनिमल्स माना गया था। दैट वाज कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव एनिमल्स। मतलब ये माना गया कि एनिमल्स के बनने की शुरुआत जो हुई वो प्रोटोजोआ से हुई। बट ये यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोट तो थे लेकिन यूनिसेलुलर थे, इसलिए इनको एनिमल में से निकाल के इनको किसमें डाल दिया, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। अब बात समझ में आई? अविनाश, छनक, आराधना, शिल्पा, प्रभजोत, अंकिता, सभी को, आशीष? यस सर। Yes, sir. है ना? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो लाइन कंफ्यूजिंग नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर आप एक जूलॉजिस्ट की नजर से पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई एनिमल आपके यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है, जूलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो। और अगर आप क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिर एनिमल्स आपके कैसे हो गए, मल्टीसेलुलर हो गए। वैसे ऐसा क्वेश्चन नीट में आपका आता नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन इन केस सपोज आया इस तरह का तो आपको प्रोटोजोआ ऑप्शन में दिया जाएगा और आप फिर आंख बंद करके प्रोटोजोआ को मार्क कर सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. खत्म। तो आपके एनिमल्स कैसे हैं भाई, आपके एनिमल्स हैं तो मल्टी सेलुलर, लेकिन अगर आप उसमें प्रोटोजोआ को भी इंक्लूड कर दोगे तो फिर ये आपके यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं। लेकिन आज की डेट में जब आर एस विटकर ने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उसमें सारे यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर को निकाल के इन्होंने प्रोटिस्टा में डाल दिया। दैट इज किससे ही खत्म कर दिया इन्होंने एक तरह से। तो ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे इसको मार्क कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया इस पॉइंट को। अब आ जाते हैं बेटा, आपका प्रोटिस्टा भी मैंने समझा दिया है, कुछ पॉइंट्स मैंने प्रोटिस्टा के क्लियर कर दिए, से थैंक्स टू मी। जो कहानी मैंने बताई ना, ये चार्ट को बस बना लोगे, इसके पॉइंट्स को लिख लो, मेन मेन पॉइंट्स को, वही कहानी खत्म हो जाएगी प्रोटिस्टा की आपकी। तो नाउ टिश्यू क्लियर आपको कि टिश्यू क्या है भाई, जो सेल्स, ऐसी सेल्स जो आपके स्ट्रक्चर, आपके फंक्शन, आपके ओरिजिन में सेम है और उनके अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल प्रेजेंट है, सब्सटेंस प्रेजेंट है, इन सभी को मिला के आप टिश्यू कहते हो। दैट इज। अब एनिमल टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए एनिमल टिश्यूज आपके कितने टाइप के थे। कौन नाम बताएगा मुझे एनिमल टिश्यूज का? 9th क्लास का क्वेश्चन है, पहले बोल दे रहा हूं, कौन बताएगा? Sir, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। Sir, first epithelial, second connective, third muscular, fourth nervous. Yes, sir. लास्ट कौन सा है? Nervous tissue. राइट, ठीक है प्रभजोत, वेरी गुड। तो आपके एनिमल टिश्यूज हो गए, दैट इज वेरी गुड शिल्पा, परफेक्ट, बहुत सही बहुत सही। मतलब शॉर्ट में लिख दो, बाकी टीचर अपने आप खुद देख लेगा, वो अपने आप समझ लेंगे, है ना? वेरी गुड, अप्रिशिएट। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और आपका लास्ट है दैट इज न्यूरल यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू दैट इज कॉल्ड न्यूरल टिश्यू आल्सो।
ठीक है, ये आपके 4 टाइप के थे, आपकी मैम ने भी आपको पढ़ाया होगा स्कूल में बहुत अच्छे से। ओके, दैट इज, ये 4 टाइप के आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ओके, अब देख लो अच्छे से। अब देखो यहाँ पे बच्चों आपका बस ठीक है बेटा, ठीक है, कोई नहीं। एनिमल टिश्यू में सबसे पहले एपिथेलियल, एपिथेलियल नाम से समझ में आएंगे, आपके एपी वर्ड आ रहा है, राइट, इसमें एपी वर्ड आ रहा है, और एपी का मतलब आप सभी पहले से जानते हो, दैट इज अपर, यानी आपके आउटर साइड पे जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो सब आपके एपिथेलियल टिश्यूज होंगे। तो ये एपिथेलियल टिश्यूज को कि अपर रीजन प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे। ये अब आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, समझना, यहाँ क्या है, ये अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। ये अपर सरफेस बॉडी के ऊपर की भी हो सकती है, जैसे ये स्किन है, तो ये स्किन भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो सरफेस है वो भी आपके एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है। तो आपके एपिथेलियल टिश्यू अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, क्या काम करेंगे, दैट विल एक्ट एज अ कवरिंग एजेंट, कवरिंग टिश्यू, एक कवरिंग टिश्यू का काम कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब भाई कवर कर रहे हैं, कवरिंग टिश्यू का काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे एक्चुअल में, दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन। कोई याद करने की चीज नहीं, बस हमने लिंक करी, अपर सरफेस पे प्रेजेंट है, कवर कर रहे हैं आपके ऑर्गन्स को और आपकी बॉडी सरफेस को, तो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सबसे पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये कवरिंग कर रहे हैं तो 2 तरह की कवरिंग होती है, इनकी कवरिंग 2 टाइप की होती है, बस यही समझ के कहानी खत्म आपकी। कवरिंग टिश्यूज आपकी 2 तरह की होंगी, आई मीन टू से कवरिंग जो होगी बच्चों 2 तरह की होगी, कवरिंग की बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कवरिंग। एक तो कवरिंग होगी आपकी जिसे आप कहते हो बाउंड्री, एक कवरिंग को तो आपने नाम दिया बाउंड्री, और दूसरी कवरिंग जो होती है उसको कहते हो लाइनिंग। वन इज बाउंड्री एंड द सेकंड वन इज लाइनिंग। बाउंड्री है तो ये कहां प्रेजेंट है, आउटर सरफेस पे, आपकी स्किन जो है, दैट इज आपकी बॉडी के बाहर जो है, ठीक है, ये वाली स्किन जो है, दैट इज द बाउंड्री, इट्स अ बाउंड्री। और लाइनिंग क्या होगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, दैट इज लाइनिंग। बात समझ में आई, प्रभजोत, आराधना, अंकिता, वर्षा, अविनाश, शिल्पा, वर्षा, जनक, बच्चों ये वाली बात समझ में आई, फिर से रिपीट करूं, यस सर। बाउंड्री क्या है, आपकी आउटर कवरिंग है, इट्स अ आउटर कवरिंग, और लाइनिंग क्या है, आपकी इनर कवरिंग है, अंदर की, दैट इज। तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज कहां प्रेजेंट है, कवरिंग प्रोवाइड करेंगे, बाहर की तरफ भी प्रोवाइड करेंगे सिर्फ आपकी, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में अंदर की तरफ भी कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपका एलिमेंट्री कैनाल, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्री कैनाल ले लो भाई, आपके एलिमेंट्री कैनाल में आपके अंदर की तरफ भी जो कवरिंग है, दैट इज, सपोज करो ये कवरिंग दिखा रहा हूं मैं, जस्ट इमेजिन दिस कि ये कवरिंग, इट्स अ कवरिंग अंदर की साइड, ये वाली इस तरह की, तो ये कवरिंग क्या है, इसे आप कहोगे लाइनिंग, और ये किसकी बनी है, दैट इज आपके एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है। ठीक है, ये तो हो गई लाइनिंग, दिस इज अ लाइनिंग जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी, और इसके बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी, दैट इज अ बाउंड्री, ये जो होगी दैट इज बाउंड्री। अब बात समझ में आ गई बच्चों अच्छे से कि बाउंड्री क्या होती है और कवरिंग लाइनिंग क्या होती है। यस सर। यस सर। शिल्पा, अंकिता, आप दोनों को क्लियर, पहले आप दोनों बताओ। अंकिता, ओके, ठीक है, नाउ वर्षा एंड झनक, आप दोनों क्लियर, यस सर। ओके, प्रभजोत तुम्हें क्लियर, ठीक है, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। अगर आपको बाउंड्री और लाइनिंग समझ में आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने काफी सारा एपिथेलियल टिश्यू समझ लिया।
तो ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज थे, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ये सिक्रेशन का भी काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करेंगे प्लस सिक्रेशन का भी काम करेंगे। यहाँ से बहुत सारे हार्मोन, बहुत सारे एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं, दैट इज ये आपके सिक्रेशन का भी काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन का भी काम करेंगे। ये तीन काम मैंने बता दिए, प्रोटेक्शन काम कर रहे हैं और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। ये तीन काम करेंगे आपके एपिथेलियल टिश्यूज। फिर आ जाओ आपके कनेक्टिव टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा है कनेक्टिव है, चीजों को जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। जैसे बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, बोन को बोन से जोड़ेंगे तो आपके कौन से टिश्यूज हो गए, दैट इज लिगामेंट्स हो गए। ठीक है, बोन को मसल से जोड़ रहे हैं तो क्या हो गए आपके, दैट इज टेंडन हो गए। ठीक है, इसमें आपके ब्लड भी आ गया, कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड भी आ गया, ये फ्लूइड होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, लिम्फ, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज है, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सब चीजें जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज आपके मसल्स हो गए, सारे के सारे मस्कुलर टिश्यूज जो है मसल्स में प्रेजेंट है। और न्यूरल टिश्यूज दैट इज योर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या हो गए आपके, दैट इज जिसमें आपके तीन, आपने देखा होगा नर्वस टिश्यू में क्या आपके न्यूरल में क्या आ जाते थे, आपका डेंड्रॉन, डेंड्रॉन हो गया, देन इसके बाद साइटोन, देन एक्सॉन और आपका एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल और दैट इज साइनेप्स। साइनेप्स, साइनेप्स दो नर्वस टिश्यू के बीच का जो आपका गैप होता है, इट्स अ गैप, जिसे आप कहते थे साइनेप्स। तो ये वो पार्ट्स हैं जो आपके नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये नर्व सेल्स के अंदर जो आपके ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, ये सब किसके बने हैं, ये सब बने हुए हैं आपके नर्वस टिश्यू के। क्लियर बात? राइट नाउ अब हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे दैट इज बच्चों, वो करेंगे आपके एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू से हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेजर थिंग थी वो मैंने आपको ऊपर बताई थी, इसी को हम लोग जरा डिटेल में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज, epithelial tissue that is also called epithelium. This is called epithelium जो आपका होता था। क्या काम करता है? सबसे पहले पॉइंट, बहुत कॉमन पॉइंट है, बहुत इजी भी है, that is it has a free surface. It has a free surface. That faces body fluid or outside environment. ओके, यानी फ्री सरफेस है। एपिथेलियल टिश्यूज कैसे हैं? फ्री सरफेस होते हैं। इनकी सरफेस कैसी होती है? फ्री होती है। फ्री किसके लिए? बॉडी फ्लूइड के लिए फ्री रहेगी और आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए ये फ्री होती है। इन दो चीजों के लिए ये सरफेस फ्री होती है, एपिथेलियल टिश्यू फ्री होते हैं। समझो इस लाइन, आई थिंक समझ में भी आ चुकी होगी बहुत हो गए। तो आपकी जैसे ये स्किन है दैट इज एपिथेलियल टिश्यूज की बनी है। ये आपकी जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आउटर एनवायरनमेंट के लिए फ्री है कि नहीं है? बताओ, दैट इज फ्री और नॉट? इट इज फ्री फॉर द आउटर एनवायरनमेंट। गॉट इट? बात समझ में आई बच्चों? ओके, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट कि आपके एपिथेलियल टिश्यूज आउटर एनवायरनमेंट के लिए फ्री है। ठीक है, बाहर के, यानी इसकी एक साइड पे ही क्या होगा? अटैचमेंट होगा, दूसरी साइड इसकी फ्री होगी। सेकंड साइड विल बी फ्री, वो फ्री सरफेस होगी। ओके, ठीक है। अब दूसरा है दैट इज आपका बॉडी फ्लूइड के लिए। तो मैंने अभी जैसे एलिमेंट्री कैनाल का नाम दिया था। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आपका म्यूकस होगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, उसमें हार्मोन्स भी होंगे। तो उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग है, दैट लाइनिंग इज फ्री फॉर द बॉडी फ्लूइड। इज इट क्लियर नाउ?
अविनाश, वर्षा, सभी को क्लियर वाली बात? ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड के लिए फ्री क्या है? ओके, बॉडी फ्लूइड के लिए फ्री क्या होगा? ओके ओके, ठीक है शिल्पा, बॉडी फ्लूइड के लिए क्या होगा आपका? दैट इज आपकी लाइनिंग. इट इज फ्री फॉर बॉडी फ्लूइड. दैट इज फ्री फॉर बॉडी फ्लूइड. और आपका आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए फ्री क्या होगी? बाउंड्री होगी. इससे एक वर्ड से आपने समझ ली कहानी कि आपके लाइनिंग बॉडी फ्लूइड के लिए फ्री है और बाउंड्री है तो वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के लिए फ्री है. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, राइट. कवर्स और लाइंस बॉडी पार्ट, बॉडी और बॉडी पार्ट. आई होप सो ये पॉइंट भी आप सभी को समझ में आ चुका होगा.